हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था। आज फाइनली मैं वीडियो डाल रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आईआईटी एडवांस में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन भी काफ़ी मुश्किल है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके डेरिवेशन में इशू आता है, समझ में नहीं आता है, सीधा फॉर्मूला रट लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ताकि आप सब लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या है पहले इसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटा ये गैस का मॉलिक्यूल है ना, ये जा करके किसी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक कर गया। मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो जो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल है वो x है ना। और इसके बाद फिर जा करके ये मान लीजिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक कर गया और ये डिस्टेंस मान लीजिए y है। फिर ये जा करके किसी तीसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक कर गया और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, z है। ठीक है, तो क्योंकि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, यहाँ x है या y है या z है ना, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, सेम होने का कोई रीजन भी नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर मुझे ये बताना है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में एवरेज जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, मॉलिक्यूल ने जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, तो उसको मैं बेटा बोलता हूं मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। अगर मैं एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल ले लूं पर यूनिट टाइम, है ना, कि मान लीजिए मेरे पास मॉलिक्यूल जो है भाई यहाँ से लेकर के और यहाँ पहुंच गया, है ना, मान लीजिए किसी टाइम टी में। ठीक है, तो उसने जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है, वो अगर हम मान लें कि भैया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है, फाइन, और इसमें मान लीजिए इसने 10 कोलिजन किए, है ना, 10 बार यहाँ से यहाँ जब ये आया तो 10 बार बीच में मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड किया है। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी मेरे पास चीज होगी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, कोलिजन्स है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि भैया अगर मेरे पास जो स्पीड है मॉलिक्यूल की, ठीक है, वो हम लोग u बार मान लें, है ना। देखिए अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि आपने पढ़ा है कि भैया मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से आपने पढ़ा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की बहुत कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की जो है आपके पास एवरेज स्पीड होती है, इन दोनों के बीच में होती। तो अलग अलग मॉलिक्यूल जो है उनकी अलग अलग हमारे पास स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि भैया सारे मॉलिक्यूल जो है वो एवरेज स्पीड, है ना, जो मॉलिक्यूल्स की आप एवरेज स्पीड निकालते हो, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब एवरेज स्पीड से ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास u बार, तो यूनिट टाइम जो है ना, मान लीजिए 1 सेकेंड यूनिट टाइम है हमारे पास, तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड के बराबर, है ना हमारे पास। और जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे जो सिंगल मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा यूनिट टाइम के अंदर, उसको मैं लिख रहा हूं z1 से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो मीन फ्री पाथ है, लेमडा मैंने बताया आपको, लेमडा क्या है हमारे पास, मीन फ्री पाथ, ये मीन फ्री पाथ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल है, वो आपके पास क्योंकि अलग अलग होगा,
है ना, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो इसलिए इन सब का हमें क्या लेना है, एवरेज। तो हमने क्या किया भैया कि आपके पास यूनिट टाइम में जितना मोलिक्यूल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर गया डिवाइड बाई जब यहाँ से यहाँ गया है तो उसने कितने कोलिजन करे हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास नंबर, वो आ जाएगा आपके पास एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ हमारे पास अजम्पशंस हैं कैलकुलेट करने के लिए, है ना। वो अजम्पशंस क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी मोलिक्यूल हैं वो हार्ड, आपके पास जो है रिजिड बॉडी है। इसका मतलब क्या है कि मोलिक्यूल जब आपस में स्ट्राइक करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, है ना, वो डिफॉर्म नहीं होंगे, वो एकदम हार्ड रिजिड स्फीयर ही रहेंगे। ठीक है, ये हमने इस डेरिवेशन में अज्यूम करना है। उसके बाद दूसरी चीज है कि जो मोलिक्यूल हैं कि स्फेरिकल हैं, तो सिग्मा जो है उनका हम मान रहे हैं डायामीटर, है ना, सिग्मा क्या मान रहे हैं, उनका डायामीटर मान रहे हैं। और तीसरी चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सारे के सारे मोलिक्यूल इस सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना, जो कि आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, वैसे तो मोलिक्यूल की स्पीड किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास, हम यहाँ पे इस डेरिवेशन में एज्यूम कर रहे हैं कि सारे मोलिक्यूल एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, यू बार। ओके, तो ये कुछ मैंने जो है यहाँ पे अजम्पशंस आपको बताए जो कि इस डेरिवेशन में हम यूज करने वाले हैं। चलिए अब जरा चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि जैसे एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये मेरे पास गैस का मोलिक्यूल है, तो भाई ये सीधी सी बात है, यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारे पास, वो कितना होगा, यू बार, है ना, क्योंकि हमने बताया कि सारे के सारे मोलिक्यूल हम अज्यूम कर रहे हैं एवरेज स्पीड से मूव कर रहे हैं। फाइन, ठीक है, यूनिट टाइम में इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा। अब जब ये ट्रेवल करेगा तो ये किस किस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा, है ना, ये हमारे पास किन मॉलिक्यूल के स्ट्राइक करेगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी यहाँ पे चीज है मेरे पास कि ये दूसरा मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं, एक इधर की साइड में ले रहा हूं, और ऐसे ही एक नीचे की साइड ले रहा हूं यूं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपको दिख रहा है, इसको टच करते हुए हैं बिल्कुल, है ना, ये बीच वाले मॉलिक्यूल को ये जो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जब ये यहां से यहां मूव कर रहा है तो उन सबके साथ स्ट्राइक करेगा। यानी कहने की बात ये है कि ये जो दो ऊपर वाले मेरे पास स्फीयर हैं, इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालें तो ये किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर, है ना। और ऐसे ही ये नीचे वाला जो दोनों है इनका डिस्टेंस निकाले तो सिग्मा। ठीक है, अगर ये मोलिक्यूल जो है हमारे पास, जो ऊपर वाला मोलिक्यूल है, अगर ये और जो ये मेरे पास बीच वाला मोलिक्यूल है, ये ऊपर और वाला और बीच वाला, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर सिग्मा से बड़ा हुआ तो यहाँ पे गैप होगा, तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसके साथ स्ट्राइक नहीं करेगा। ऐसे ही नीचे वाले और बीच वाले के बीच के जो सेंटर्स के बीच का गैप है, अगर ये भी सिग्मा से बड़ा होगा तो फिर ये वाला मोलिक्यूल और ये वाला मोलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे जब ये इधर मूव करेगा, है ना। यानी कि वो सारे के सारे मोलिक्यूल, है ना, जो ऊपर हैं, जिनके सेंटर आपके पास जिनके सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस सिग्मा से कम है, और ऐसे ही नीचे वाले जितने भी मॉलिक्यूल जिनके सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस सिग्मा से कम है या सिग्मा है, वो सारे इसके साथ कोलाइड करेंगे जब ये इधर मूव करेगा। यानी कि अब देखिए मैं एक सिलेंडर ड्रा कर रहा हूं बेटा, है ना, मैं एक सिलेंडर ड्रा कर रहा हूं इमेजनरी, ठीक है, जिसकी लेंथ मेरे पास कितनी है, यू बार है ना, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला,
है ना। ये कितना हो जाएगा, अब ये रेडियस हो गई आपके पास सिग्मा, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये मेरे पास हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो एक सिलेंडर मैंने इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे ड्रा किया है, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पाई सिग्मा स्क्वायर है और लेंथ यू बार है। इसमें जितने भी मोलिक्यूल होंगे, देखिए जितने भी मोलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे आपके पास इससे स्ट्राइक करेंगे जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। रीजन बीइंग कि जितने भी मोलिक्यूल इसके अंदर होंगे, है ना, उन सब का जो आपके पास सेंटर का डिस्टेंस है, उन सब के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इस बीच वाले मोलिक्यूल के सेंटर के डिस्टेंस से सिग्मा होगा या उससे कम होगा। फाइन, ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को। तो भाई हमारे पास जितने भी मोलिक्यूल इस क्रॉस सेक्शन के अंदर लाई करेंगे, है ना, इस सिलेंडर के अंदर लाई करेंगे, उन सब के साथ ये मोलिक्यूल कोलाइड करेगा। फाइन, जब ये यहां से यहां मूव करेगा, तो ये जो पाई सिग्मा स्क्वायर है इसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। और मान लीजिए ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर की उसको हम V मान लेते हैं। ठीक है, तो V अगर मैं निकालूं तो V क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है सिलेंडर की U बार, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है सिग्मा स्क्वायर, यानी कि पाई U बार सिग्मा स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मान लीजिए हमारे पास n स्टार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो बेटा कितनी है, n स्टार है। तो जो V वॉल्यूम है इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मान लीजिए उसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं, और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम V। ठीक है, जो वॉल्यूम V है इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर हम n से डिनोट करते हैं तो n क्या हो जाएगा भाई, यूनिट वॉल्यूम में तो n स्टार है और आपके पास ये वॉल्यूम कितनी है V। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास जो कि इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी संख्या हमने निकाल ली है। ठीक है, अब V को मैं रिप्लेस कर देता हूं, जो मैंने ऊपर V को निकाला था उससे, तो ये मेरे पास आ गया पाई U बार सिग्मा स्क्वायर n स्टार। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इस वॉल्यूम के अंदर क्या है प्रेजेंट। ठीक है, इसमें पाई तो आपको पता ही है 22/7 होता है, U बार क्या है एवरेज स्पीड, सिग्मा क्या है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, n स्टार क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो भाई यहां से हम आगे चलते हैं और देखिए मैं जो है इसके बाद निकालता हूं नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि भाई यहां पे इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये यहां से यहां मूव करेगा, इधर से इधर ये मूव करेगा, तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबके साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, है ना। तो Z1 है ना, ये क्या है मेरे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेंडर में हमने बोला n मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो n मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेगा हमारा मूव करने वाला मॉलिक्यूल, तो n के बराबर ही हो गया नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे पाई सिग्मा स्क्वायर U बार n स्टार। चलिए, अब एक प्रॉब्लम है यहां पे, और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी तक ये अज्यूम करा कि भाई ये मूव कर रहा है और बाकी सब जो यहां है वो स्टेशनरी है ना, खाली ये ही मूव कर रहा है।
बाकी सब मूव कर रहे हैं, ये तो हमने कंसिडर ही नहीं किया है अभी तक। हमने तो ये किया कि भाई ये मूव कर रहा है और यहाँ पे इतने पार्टिकल पड़े हुए हैं n, तो नंबर ऑफ कोलिजन n हो गए, ठीक है। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं हमारे पास, तो उनके मूवमेंट को कैसे हम इग्नोर कर दें। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें फिजिक्स लगेगा हमारे पास क्या, कि ये मेरे पास दो पार्टिकल हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं। अब वैसे तो इनका डायरेक्शन ऑफ अप्रोच कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे फिर से हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, क्या, कि ये आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, ठीक है। जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से स्ट्राइक करेंगे। मतलब अगर देखो, ये यूं भी कर सकते हैं स्ट्राइक, है ना हमारे पास, लेकिन हम बोल रहे हैं ये ऐसे नहीं करेंगे, ये आपके पास कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना, कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये, और दूसरा है ये, ठीक है। और ये सपोज कीजिए आपके पास मूव कर रहा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये स्टेशनरी है, और ये डिस्टेंस है भाई मेरे पास कितना, 10 मीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा ये कितने टाइम में इससे स्ट्राइक कर जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 10 मीटर डिस्टेंस है, एक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्वियसली 1 सेकेंड में ये कोलाइड कर जाएंगे। फाइन, ठीक है यहां तक। अब मैं चेंज करता हूं इसको, देखिए, और मैं बोलता हूं कि ये भी मूव कर रहा है भैया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों 10 मीटर पर सेकेंड से अब मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितने में ट्रेवल होगा। तो आप क्या बताओगे कि सर अब तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा हाफ सेकंड में, क्योंकि ये 10 से आ रहा है, ये 10 से आ रहा है, और डिस्टेंस यहाँ पे 10 ही है हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअल में दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास टाइम जो है कम लगेगा। चलिए, अभी देखिए मैं एक और केस ले रहा हूं, जिसमें कि मैं एक, ये दोनों पार्टिकल जो हैं इनको परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कराऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये मूव करता है इधर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये इधर मूव करता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए दोनों के दोनों ये है 10 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने समय के बाद ये यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर 1 सेकेंड, क्योंकि ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए, अब इसको अप्रोच करने का दूसरा तरीका, अगर मैं ये लाइन मिलाऊं अलोंग द सेंटर्स, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10√2 मीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो आपके पास स्फीयर है ना, ये दोनों के दोनों स्फीयर ये डिस्टेंस ट्रेवल करें 10√2 मीटर, मतलब कि एक मान लीजिए आपके पास, इसको स्टेशनरी कर देते हैं और ये मूव करें हमारे पास, है ना, ठीक है। तो किस स्पीड से मूव करना पड़ेगा, टाइम वही लेते हैं हम 1 सेकेंड, क्योंकि ये इधर से जब आए तो हमारे पास 1 सेकेंड में स्ट्राइक कर गए, है ना। तो आपके पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ओके। तो मेरे पास जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, डिस्टेंस कितना है 10/√2 मीटर, और टाइम हमने कितना लेना है, वही 1 सेकेंड जो पहले लिया था, तो कितनी स्पीड आ गई 10√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब ऐसे मूव करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, है ना, तो ये बोलने की बजाय कि भैया ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर गया, है ना, और 1 सेकेंड के बाद स्ट्राइक कर गए, हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि भैया ये मान लीजिए एक जो है मूव कर रहा है इधर, और एक ये मान लीजिए स्टेशनरी है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 10√2 है, जो कि हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक पार्टिकल जो मूव करेगा, है ना, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये स्पीड कितनी थी 10 और 10, उसका अंडर रूट 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइन। तो इसी चीज को अप्रोच करने के हमारे पास दो तरीके हो गए हैं। एक तरीका क्या है
कि भाई हम बोल रहे हैं कि ये यू बार स्पीड से इधर जा रहा है, ये यू बार स्पीड से इधर जा रहा है ना, और ये आपके पास स्ट्राइक कर जाते हैं यहाँ पे। फाइन। दूसरा तरीका क्या है कि हम ये बोल दें कि लाइन ज्वाइनिंग अलोंग देयर सेंटर्स, ये डिस्टेंस जो कवर करने के लिए अगर मैं एक पार्टिकल को स्टेशनरी मान लूं और दूसरे को बोलूं कि वो मूव कर रहा है, तो फिर मुझे उसकी स्पीड कितनी माननी पड़ेगी, इतनी। ठीक है, फाइन। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने ये माना कि भैया एक पार्टिकल स्टेशनरी है और दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है। हमारी एजम्पशन ये थी शुरू में, है ना। उससे हमने Z1 निकाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा है नहीं, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो हमने फिर ये बोला कि भैया अगर दोनों पार्टिकल मूव करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल 90 डिग्री के ऊपर मूव करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसे केस को डील करने के लिए हम फिर इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कि भाई दो पार्टिकल जब ऐसे मूव करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको दूसरा तरीका सोचने का क्या है कि भैया एक को स्टेशनरी रख लो आप और दूसरा मूव कर रहा है लाइन अलोंग ज्वाइनिंग द सेंटर्स, और कितने स्पीड से, अगर ये ओरिजिनल यू बार थी तो इधर आप मान के चलोगे इसको यू बार √2। तो ये यहां से यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, इधर से इधर आके जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे हमारे पास, है ना, तो उतना ही टाइम लेगा जितना समय ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाके स्ट्राइक करने में ले रहे थे। फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये यू बार है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा √2 यू बार से, बिकॉज मेरे पास पार्टिकल्स जो हैं सारे मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है और बाकी पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो Z11 जो है इसको अब मैं लिख रहा हूं, देखिए यू बार की जगह √2 लिख देता हूं, तो एक √ का फैक्टर और आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद देखिए आप, हमारे पास लैम्डा हम निकालते हैं फिर से, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जो कितना है मेरे पास यू बार, और नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम Z1, जो कि मैंने अभी निकाल लिया है ना। तो अब इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या आएगा भैया, ये आएगा यू बार डिवाइड बाई √2 सिग्मा स्केयर यू बार एन स्टार, जस्ट निकाला है हम लोगों ने। यू बार से यू बार आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 सिग्मा स्केयर एन स्टार। फाइन। अब इसके बाद पढ़ते हैं बेटा हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी वर्ड किस लिए आता है कि भैया कोई चीज पर सेकंड कितना अकर होती है ना, उसका रेट ऑफ अकरेंस क्या है, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोलिजन है यानी कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास कितने बाय मोलिकुलर कोलिजन हो रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया ये, द टोटल नंबर ऑफ बाय मोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग Z11 से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं Z11 से। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये हमने एक पीछे सिलेंडर लिया था जिसका ये लेंथ था यू बार और ये क्रॉस सेक्शन एरिया था पाई सिग्मा स्क्वायर, है ना, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है n वो भी हमने निकाले थे। ठीक है, और उसको निकालने के बाद फिर हमने Z1 निकाला था। Z1 क्या था, Z1 था हमारे पास कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, है ना, एक पार्टिकल जो कि दूसरे पार्टिकल से जब कोलाइड करेगा। तो ये भी मैं निकाल चुका था, इसकी वैल्यू ये आई थी। अब Z11 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन, मतलब सारे मोलिक्यूल आपस में कितने कोलिजन कर रहे हैं। अभी तक देखिए Z1 जो हमें निकाला, हमने क्या बोला कि एक मोलिक्यूल यहां से यहां मूव कर रहा है तो बाकी मोलिक्यूल के साथ, जितने मोलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा, है ना, वो Z1 था हमारे पास। Z11 क्या है कि इसमें जितने भी मोलिक्यूल हैं, है ना, खाली यही मोलिक्यूल नहीं है जो मूव कर रहा है, और ही मोलिक्यूल हैं तो वो भी आपस में कोलाइड कर सकते हैं।
ठीक है। तो मोटे तौर पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर एक मोलिक्यूल भैया इतने कोलिजन कर रहा है और इसमें मेरे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं, हाँ, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं, n, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल है मेरे पास, n स्टार, और एक जो मोलिक्यूल है वो कितने कोलिजन करता है, इतने। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, यही होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यूनिट वॉल्यूम में सपोज कीजिए 1000 या लाख पार्टिकल है ना, 1 लाख पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होने चाहिए, है ना, अगर एक पार्टिकल इतने कोलिजन करता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होने चाहिए, तो आप बोलोगे भैया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है 1 लाख है, मल्टीप्लाई कर दो कि एक पार्टिकल कितने कोलिजन करता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आ जाएंगे। लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें हम डुप्लीकेट जो है नंबर ऑफ कोलिजन्स वो भी उसके अंदर जो है हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए हैं। कैसे, देखिए मैं आपको जरा समझाता हूँ छोटे से एग्जांपल से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास सपोज कीजिए 5 पार्टिकल्स हैं, है ना, 5 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई एक पार्टिकल जो है कितने कोलिजन करेगा, भाई ये पार्टिकल में बोलो कितने कोलिजन करेगा, तो आप बोलोगे भाई ये 4 कोलिजन करेगा, है ना। तो इस हिसाब से 5 पार्टिकल है, 5 × 4 20 हमारे पास क्या होने चाहिए, टोटल कोलिजन। लेकिन हमने इसमें डुप्लीकेट काउंट कर लिए, कैसे, मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसने इन चारों के साथ कोलिजन कर लिया जिसको कि हमने काउंट कर लिया है, जब इसकी बारी आएगी तो भैया इन दोनों का कोलिजन तो आपने पहले ही काउंट कर लिया, क्योंकि आपने जब इसके 4 कोलिजन काउंट किए थे इस वाले के, है ना, जब इसके आपने 4 कोलिजन काउंट किए थे, तो 1 2 3 4 ये काउंट किए थे। जब मैं इस पे आ रहा हूं तो भैया इसका इसके साथ तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो आप कौन से अब ये नए 3 कोलिजन जो है यही काउंट करोगे, ठीक है। चलिए, जब मैं इसके ऊपर आऊंगा तो इन दोनों के साथ आप काउंट कर चुके हो कोलिजन, तो इसके कोलिजन कितने काउंट करोगे आप, 2। जब मैं इस पे आऊंगा तो आप इन तीनों के साथ काउंट कर ही चुके हो, तो खाली ये और ये काउंट करेंगे, सॉरी ये वाला काउंट करेंगे आप, है ना, खुद के साथ तो काउंट करेंगे नहीं, तो कितना हो गया आपके पास, 1, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुंचेंगे आप तो इसके तो भैया इन सबके साथ कोलिजन ऑलरेडी काउंट ही कर लिए आपने, तो टोटल कोलिजन कितने हुए, 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि 10, यानी कि एक्चुअल में इसके कितने हुए, आधे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए हमारे पास ये मान लीजिए 5 हमारे पास, अब की बार हम 4 ले लेते हैं, चलिए, है ना, 5 की जगह हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास मोलिक्यूल हैं, तो एक मोलिक्यूल कितने कोलिजन होंगे, 3 भाई, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो वैसे तो अगर आप देखें तो एक के 3 हो रहे हैं और 4 हैं हमारे पास, यानी कितने होने चाहिए, 12, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए इसमें आपने डुप्लीकेट काउंट कर लिए हैं, कैसे काउंट कर लिए हैं, भाई इसके 3 कोलिजन है, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे तो इसके साथ तो आपने काउंट कर ही लिया है, तो आप खाली इनके साथ काउंट करेंगे, यानी कि 2। जब इसके ऊपर आएंगे तो भैया इनके साथ तो काउंट कर ही लिए हैं, तो खाली इसके साथ काउंट करेंगे, यानी कि 1। और जब इस पे आएंगे तो ये तो काउंट कर ही चुके हैं आप, है ना, और खुद के साथ कोलिजन काउंट करेंगे नहीं तो 0, तो कितने आ गए, 3 + 2 + 1 6, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आपने मल्टीप्लाई करके ये निकाला है नंबर, है ना, इसमें डुप्लीकेसी आ गई है, तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाफ आगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन इतने ही होंगे, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Z1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू निकाली थी हमने, √2π σ²U⁻n⁻, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा भैया 1/√2π σ²U⁻n⁻, का स्केयर, फाइन। तो मेरे ख्याल से कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, इन सबको लेके आपके माइंड में काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो मैं डालना पसंद करता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, उन टॉपिक्स को लेके कन्फ्यूज़न होता है। एंड आई होप ये जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, बट स्टिल फिर भी मैं समय निकाले कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।